लाइव आने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपका मनोरंजन जो है वो करना है, फॉलोवर बढ़ाने हैं और अपनी जो है फेम बढ़ानी है, टीआरपी बढ़ानी है एंड सो ऑन। इन सब का उद्देश्य नहीं है, बस चिंता का विषय है और हम सबको मिल करके जो है कुछ करने की जरूरत है। इसलिए जो है हमारी आवाज, हमारी जो संदेश है हमारे, वो आप तक पहुंचे, यही प्रयास मैं कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। फिलहाल लगातार आप लोग बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत देश के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तो समतावादी विचारधारा और एक जो है विषमतावादी विचारधारा। समतावादी जो विचारधारा थी आज के कई साल पहले, सम्राट अशोक के जमाने में वो लागू थी और सम्राट अशोक ने समतावादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए जितनी हदें थी वे सारी हदें पार कर दी थी और फिर भारत को एक नई पहचान दी। भारत सोने की चिड़िया बना, लोग विदेशों से यहां पर आते थे और मतलब पूरा विश्व कहें तो भारत से सीखता था, अर्थात भारत विश्व गुरु था। और वहीं पर जो विषमतावादी व्यवस्था के लोग जो उस समय भी मौजूद रहे होंगे, दबे रहे होंगे, छुपे रहे होंगे, चुप रहे होंगे, वे लगातार इस फिराक में थे और धीरे धीरे सत्ता का जो है परिवर्तन हुआ। और एक बात कहना चाहूंगा कि जब जो समतावादी विचारधारा है वो कुदरत के बहुत ही नजदीक है, कुदरत इन द सेंस सत्य है, सनातनी है, और कहते हैं सनातन जो है वो अजर अमर है। कहने का मतलब सनातन को ना तो कभी मिटाया जा सकता है, ना ही कभी खत्म किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। तो मैं ये बड़े कंसेप्ट क्लियर फॉर्म में ये कह सकता हूं कि सनातन की ही विजय होनी है। उतार चढ़ाव जो है ये लगा रहता है, इसलिए आपको परेशान, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। साथियों, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध अर्थात मानवतावादी जो विचारधारा है वो सदा अजर और अमर है और कितने भी भारत देश को कष्ट झेलना पड़े लेकिन वो विचारधारा कभी कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं होगा जो मिटा सके। ऐसे में जो है भारत देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है आरएसएस और बीजेपी, इन लोगों ने भगवान बुद्ध की उस मानवतावादी विचारधारा को न मानने का ठेका ले रखा है और भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक की विचारधारा को मिटाने का ठेका ले रखा है। उसका मेन कारण क्या है कि किसी को हक अधिकार ना देना, दूसरे के हक अधिकार को छीन लेना और दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना और समाज को जो है ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब चक्करों में उलझा करके रखना, यह आरएसएस, बीजेपी या कहें कि काले अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी पहचान है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस समय वे पूरी तरह सक्रिय भूमिका में हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। साथियों, लोकतंत्र के इस जमाने में मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। मैं जो कंसेप्ट होता है वो चीजें मैं स्ट्रेट आप तक पहुंचाता हूं
और टाइम पास करने का समय मेरे पास होता नहीं है कि मैं इनकी बात रखूं, उनकी बात रखूं, इधर चोचलेबाजी करूं, उधर करूं। ये सब करने का टाइम नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीजें होती हैं वो आपके बीच में हैं, कृपया ध्यान से सुने। तो साथियों, बीजेपी और आरएसएस वाले इस देश के अंदर ऐसी जड़ें जमा चुके हैं, इस तरीके से जो है अपना जो है क्या कहते हैं वर्चस्व बना चुके हैं कि उनको उखाड़ना असंभव नहीं कहूंगा, कठिन जरूर है, असंभव नहीं कहूंगा। क्योंकि ठीक ऐसे मोदी की तरह धनानंद भी था और दिन रात मस्त था मदिरापान में। सम्राट चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने बहुत प्रयास किया कि वो सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं। अंततो गत्वा परिणाम क्या हुआ, ये चीज आपने देख लिया। इतिहास पढ़ने वाले जो है पढ़ भी रहे हैं, जान रहे हैं। और उस समय भी जनता थी, उस समय भी क्रांति हो सकती थी, लेकिन केवल और केवल चंद्रगुप्त और चाणक्य ने ही सोचा। ठीक वैसे ही आज देश के लिए, समाज के लिए सोचने वाले बहुत ही कम, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो वास्तव में सही दिशा में सोच रहे हैं। बाकी जो है धनानंद के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में भी दलाल चाटुकार हुआ करते थे, जो आपके ही भाई बहन होते थे, गांव के ही होते थे, और गांव की खबर अंग्रेजों तक और उन चोरों तक पहुंचाते थे। तो ये यूनिवर्सल सत्य है कि हमारे देश के अंदर जब जब इस प्रकार के अराजक तत्व पैदा हुए हैं या आए हैं, तो उनका साथ देकर उनकी ताकत को बनाने का जो काम है वो हमारे ही अपने लोग उनको प्रमोट करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, हमारे इस लाइव सेशन में बहुत सारे ऐसे बीजेपी अंधभक्त भी जुड़े होंगे और दलालों के भी अंधभक्त जुड़े होंगे। मैं ऐसे अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का काम किसने किया है? इन्हीं दलालों ने, इन्हीं चाटुकारों ने। अब नाम क्या लूं, नाम तो आप जान ही रहे होंगे, लेकिन आप कहोगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, हमें किसी की चाप नहीं चढ़ी हुई है। तो इन दलालों ने जो है बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया। और कुछ लोग होते ना जो सत्ता में पहुंचने के बाद एक सम्यक सोच को रखते हैं कि भाई चलो ठीक है, भारत देश के अंदर लोकतंत्र लागू है, तो चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेगा वो फिर से सरकार बनाएगा, हर किसी का जो है अधिकार है लड़ने का, हर किसी का अधिकार है जीतने का, तो ईमानदारी से हम लोग चुनाव लड़ें और जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा और वो सरकार बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी को सत्ता में पहुंचा करके इन दलालों ने और आम जनता ने, देश की जो अंधभक्ति में लीन है, धर्मांधता में लीन है, कि जो है क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र आएंगे और अंगना सजाएंगे हैं, और न जाने और तमाम सारे आबा बाबा होते रहते हैं, अंडा पंडा जो है। तो वे दिन भर जो है झूठी चीजें समाज के बीच में इसलिए बकबकाते हैं ताकि समाज जो है पूरी तरह अंधा बना रहे। क्योंकि जनता जो है आक्रोश में ना आने पाए, क्योंकि अगर जनता आक्रोश में आ गई तो मोदी का रुकना इस देश में बड़ा कठिन हो जाएगा। और जनता के सामने ये बात सत्य है कि किसी की चलती नहीं है, लेकिन जनता
से ये सारी चीजें छुपा करके रखी जा रही हैं, या उनको कह लें कि जो है उनको न्यूट्रल करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी अगर चाहते तो जबरदस्ती भी सरकार बना सकते हैं। मोदी जी चाहते तो इलेक्शन को रद्द भी करवा सकते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं होगा, हम जो है हिटलर शाही व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और आज के बाद चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव नहीं होगा तो देश की जनता, आम जनता नाराज हो जाएगी। आम जनता नाराज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो है विरोध मोदी को झेलना पड़ेगा, मोदी जी को झेलना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान जो है वो चलता रहेगा, लेकिन चलेगा नहीं। इस योजना पर बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। साथियों, बड़े ही दुख और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट आदि जैसी संस्थाएं पूरी तरह इनके शिकंजे में फंस चुकी हैं, गुलाम बन चुकी हैं। ऐसी स्थिति में किसी और पार्टी का आना बहुत ही कठिन है। जो स्थिति देखी जा रही है उसके अनुसार किसी और पार्टी का आना, किसी और की सरकार बनाना, ये बहुत ही कठिन काम हो चुका है। इसके लिए सही नेतृत्व और सही दिशा की जरूरत है। अगर गुलामों को अपना नेता बनाओगे, दलालों को अपना नेता बनाओगे, तो कभी भी बीजेपी सत्ता से नहीं जा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथियों, आज अगर चुनाव आयोग बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि घपलेबाजी हुई है तो ठीक है, केस फाइल आप कीजिए, रिजल्ट आएगा, प्रूफ कर पाओगे तो आगे हम चुनाव को रद्द कर देंगे। न जाने कितने चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी 2-4 दिन के अंदर सरकार बन जाएगी और बनने के बाद सब शांत हो जाएगा, विपक्ष की भी गर्मी शांत हो जाएगी और बाकी जनता को क्या लेना देना है। जनता को कोई लेना देना नहीं है। सरकार मोदी की बने या सरकार जो है किसी और को बने, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये वो जानती है, इसलिए वो बेखबर है, उसको टेंशन नहीं है। मोदी जी ने 10,000 रुपए भेज दिया, मोदी जी ने 5 किलो राशन दे दिया, दूसरा कोई दे देगा उसको भी ले लेगी, अगला कोई दे देगा उसको भी ले लेगी। तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि हमको सरकार किसकी बनानी है और किसके लिए लड़ने होते हैं। कुल मिलाकर नेताओं को जब भी कोई क्रांतिकारी नेता समाज में आता है या क्रांति करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता है। रीजन आप जानते हैं कि अब देश के अंदर भगत सिंह पैदा होना बंद हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने दलाल पैदा कर दिया है समाज के अंदर, जिसको देखो वो झोला लेकर के घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। इनको यही नहीं पता है कि नेता और नेतागिरी होती क्या है, लेकिन झोला लेकर के दिन भर घूम रहे हैं, कभी इनके दुआरे तो कभी उनके दुआरे तो कभी उनके दुआरे, और जहां मिला वहां पे चटनी और चावल खा लिए। तो इस प्रकार के नेता अगर समाज में घूम रहे हैं और उनको नेता मानोगे तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी कभी जाएगा और कभी ईवीएम बैन होगी और कभी जो है चुनाव आयोग गिरफ्त में आएगा, या कह लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर शिकंजा कसा जाएगा। मुझे नहीं लगता है। आप लोग अगर लगता है, जितनी पावर है ना, लगा के दिखा लीजिए। मैं पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं, चाहे वो अखिलेश यादव हो गए, चाहे वो दादी मायावती हो गई, चाहे वो तेजस्वी यादव हो गए, या कोई और, जो ये SC ST के लोग अभी महारैली किए थे जो है और बता रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी,
और अपने आप में घमंड करते रहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा सत्ता हर ताले की चाबी है, तो सारे लोग सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। उसी में मायावती जैसी जो दादी हैं वो दलाली करने लग जाती हैं। चंद्रशेखर रावण जैसा जो व्यक्ति है वो बीजेपी के इशारे पे जीतने लग जाता है। तो कांसी राम का मिशन हो या बाबा साहब का मिशन, सब फेल हो जाता है। आज यहां पे रोकड़ा चलता, रोकड़ा। और रोकड़ा अगर जो है नहीं लेते हो तो मेरे हिसाब से अगर काम नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको गोलियों से भून दिया जाएगा, आपका एक्सीडेंट करा दिया जाएगा, आपका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आरएसएस और बीजेपी वाले जो है करते आए हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में देश का विकल्प कौन है? आप सोचो जरा, किस पार्टी पर आप विश्वास करोगे और किस नेता पर विश्वास करने जा रहे हो कि जो बीजेपी को हराएगा? बताइए आप मुझे। 2027 का चुनाव भी आने वाला, बिहार का परिणाम आपके बीच में है। 2027 में भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार बनेगी अगर आप नहीं सुधरोगे तो। आप नहीं सुधरने वाले हो तो सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी, इस बात की गारंटी हमारी है। क्योंकि बीजेपी को रोकने की जो शक्ति है आज विपक्ष में नहीं है। आप लोग अंधभक्त बन करके किसी के पीछे लग जाते हो। नेता इतने हरामी हैं कि वे अपनी कमियों को नहीं बताते हैं, अपनी कमियों को नहीं बताएंगे। जैसे स्वामी प्रसाद को ले लो, बिटिया बीजेपी में लगी पड़ी है और खुद जो है बीजेपी के खिलाफ क्रांति कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, मौर्य समाज की बात कर रहा हूं, तो सपा की दलाली कर रहे हैं। समाज को ये इन्होंने बताया, क्या बताया कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा, और आज जाकर के प्रजा बन करके अखिलेश यादव के चरणों में समर्पित हैं। अखिलेश यादव एक परिवार की पार्टी चला रहे हैं, करप्शन में इतना इन्वॉल्व हैं कि अगर तिकड़म तान करेंगे तो अखिलेश यादव की तरह केजरीवाल की तरह धर दिए जाएंगे। तो ऐसी गलती जो है वो अखिलेश यादव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका बाप जो है वो बड़ा अनुभवी था और ये भी बड़े अनुभवी हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो वे मोदी जी के खिलाफ जा सकते हैं, ना तो चुनाव आयोग के खिलाफ जा सकते हैं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकते हैं। अगर वो चुनाव आयोग के खिलाफ चले जाते हैं तो चुनाव आयोग उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द कर देगा। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगा उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है कि जो चुनाव आयोग का विरोध करेगा? चुनाव आयोग का विरोध अगर नहीं होता है तो वही चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने में, सरकार बनाने में दिन रात प्रयास कर रही है। लगातार आपने देखा होगा कि हमारे देश की जनता बार बार बोल रही है, बहुत सारे सामाजिक संगठन वाले बोल रहे हैं, बहुत सारे वक्ता लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ है। तो ईवीएम गड़बड़ है तो इसका वेरिफिकेशन जो है चुनाव आयोग को देना चाहिए, इसका प्रमाण देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जो है पिछवाड़े अपने मुंह डाल करके क्या कर रहा है? चुप्पी मार करके बैठा हुआ है, इधर उधर इधर उधर थोड़ा थोड़ा जो है एक्टिंग कर लेता है, और करने के बाद फिर ईवीएम को लेकर के चुनाव करा देता है। ऐसा क्या इंटरेस्ट है चुनाव आयोग का? अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी के अंदर, अमित शाह के अंदर, बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर इतनी क्षमता है कि वो जनता का वोट ले सकता है ना, तो अपनी मां का अगर दूध पिया है तो खुले मैदान में जो है इलेक्शन करवा के दिखाओ। सैंपल के तौर पे कोई एक विधानसभा का चुनाव करवा के दिखाओ, बीजेपी की औकात पता चल जाएगी। लेकिन नहीं,
जब बीजेपी सत्ता में पहुंच गई, उसके दिमाग में ये आया, क्योंकि चोरों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, तो उल्टा ही सोचेंगे और उल्टा ही करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्या ऐसा जुगाड़ करें कि जो है कभी इलेक्शन ना होने का फंडा के बजाय इलेक्शन होता रहे लेकिन सरकार हमारी बनती रहे। तो उन्होंने सेटिंग कर ली ईवीएम की। बहुत पहले से चोरी करते आ रहे हैं, बहुत तरीके से चोरी की है अभी तक, कहीं हराएं तो कहीं जिताएं, क्योंकि जनता का विश्वास बनाए रखना है। मैंने पहले ही कहा था कि जनता का विश्वास बना रहेगा तो खूनी क्रांति नहीं होगी, और खूनी क्रांति से बचना जो है वो सरकार चाहती है। तो उसके लिए इलेक्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम जो है एक प्रकार, दो प्रकार, मतलब एक ही नंबर के 2-2-3-3 ईवीएम जो है वो सेट होते हैं, जाते हैं। अभी आपने सुना होगा बिहार में कि जब इलेक्शन हो रहा था तो बीजेपी का गैंडा जिसको बोलेंगे, जिसको तड़ी पार कहते हैं, अमित शाह, क्योंकि अपमान इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं वो पॉलिटिकल नेता नहीं हूं कि जो बड़ी सभ्यतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करूं, ठीक है ना। कोई एफआईआर अगर करवाना चाहता है तो स्वागत है, स्वागत है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म को करता है उसको उसी प्रकार के शब्दों से नवाजा जाना चाहिए। और अगर आप नहीं नवाजते हैं तो आप खुद अपराधी हैं। तो साथियों, जो बीजेपी के तड़ी पार हैं, मिस्टर क्या नाम है, अमित शाह, इलेक्शन के दौरान बताते हैं लगातार जो है बिहार में बना रहा, उपस्थित रहा, और सारे अधिकारियों का मतलब डीएम को बुला बुला करके सबको धमकाता रहा। क्या धमकाता रहा? गाली देकर भी धमका सकता है, और जान से मारने की धमकी भी दे सकता है, और रुपए पैसे की लालच भी दे सकता है, प्रमोशन की भी लालच दे सकता है, और कुल मिलाकर के अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। ऐसी स्थिति में कितना भी बड़ा जो है वो राष्ट्रभक्त होगा वो भी झुक जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो उसको अपने बीवी बच्चों का चेहरा नजर आएगा, घर परिवार नजर आएगा, अपनी मेहनत जो है वो नजर आएगी। ऐसी स्थिति में वो इनके सामने साइन कर देता है कि ठीक है सर, जैसा आप कहोगे, जैसा आप चाहते हो वैसा ही परिणाम आएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। साउथ का एक मुख्यमंत्री था, उस मुख्यमंत्री को मरवाना था, तो जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है उस पायलट को सेट कर दिया गया और बोला गया कि तुझको ले जाकर के हेलीकॉप्टर जो है यहां पर जो ये चंबल घाटी है, चंबल घाटी में गिरा देना है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारी जान तो जानी है, तो जान या तो चंबल घाटी में गिरा करके जानी है, वो स्वीकार करो, और या फिर हमारी गोलियों मीन्स हम तुम्हें मरवा देंगे। मरना तो तुम्हें है, चाहे ऐसे मरो और चाहे ऐसे मरो। अगर ऐसे मरोगे तो तुम्हारी बीवी बच्चों को 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वैसे मरोगे तो तुम्हारा घर परिवार जो है, जैसे बीजेपी का बंगला बना हुआ है, ऐसे बंगला बना देंगे हम। तो पायलट ने एक्सेप्ट किया। साउथ के मुख्यमंत्री को, नाम मुझे ध्यान नहीं, बहुत पहले की जो है स्टोरी है, उसको ले जाकर के चंबल घाटी में हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा दिया गया। ये बीजेपी वाले हैं, ये राम के भक्त हैं, ये श्री कृष्णा के भक्त हैं, ये जय श्री राम वाले हैं। आप इनको पहचानिए। ये जय श्री राम बोल करके इस देश में एक खूनी क्रांति को आमंत्रित कर रहे हैं, खूनी क्रांति को आमंत्रित कर रहे हैं। कुछ दिन पहले
दिल्ली में एक्सीडेंट करवाया गया, मुंडे का नाम सुना होगा, तो वो भी कुछ पॉलिटिकल पोल खोलने वाले थे, उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया, गाड़ियों से उनको मार दिया गया। अभी एक पत्रकार को मैं सुन रहा था कि जो ये कंगना रनावत है, उससे पहले मोदी जी की सेवा में स्मृति ईरानी थी, वो छोड़ दी पार्टी, कंगना रनावत आई, फिर और कोई अभी निशाने पर है, क्योंकि वो पत्रकार ने पूरी जो डिटेल में सारी चीजें बता दिया कि जो नेता हैं वो कितने ही बदमाश हैं। क्योंकि अगर मोदी जी अच्छे होते तो बीजेपी में भ्रष्टाचारी लोग नहीं होते। और आज यहां पे 25-25 साल की लड़कियों को विधायक बनाया जा रहा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, हैं? जिस पर मोदी की कृपा हो गई उस पर सारे लोग कृपा ही बरसा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कंगना रनावत के बाद फिर किसी का नंबर आने वाला है क्या? तो ये बीजेपी की पहचान है। साथियों, कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि जिसको आप अपना रक्षक समझ रहे हैं वो आपका रक्षक नहीं है। आपको मित्र और शत्रु में पहचान करनी होगी। ये जितने नेता हैं, मायावती हो, अखिलेश यादव हो और कोई हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो है बंदर हो, इन सब से बीजेपी को रोकने की औकात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एकदम क्लियर। 2027 में या तो बीजेपी और या तो बीआरपी, दो ही ऑप्शन है आपके पास। और हम लोग पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि 2027 में हम उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। अब बीच में तीसरे की एंट्री नहीं है। हमारा सपा से, बसपा से, बीजेपी से, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो आदत पड़ गई है ना आपको सोचने की कि बिना गठबंधन के सरकार नहीं बन सकती है, अपनी आदत सुधार लो तो सरकार भी बन जाएगी। हम लोग तो पूरी तरह तैयार बैठे हैं। लेकिन ना आप चुनाव लड़ सकते हैं ना लड़ा सकते हैं, और ना तो जरूरत पड़ी तो 1 रुपया दे सकते हैं। आपको चाहिए अकाउंट में 1000 रुपए, 10,000 रुपए जो मोदी जी इलेक्शन के पहले भेज देते हैं अडानी अंबानी से लेकर के, या कम पड़ा तो कर्जा ले लेते हैं। देश में लगातार कर्जा बढ़ रहा है और बिहार की हर महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए चला गया। तो जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएगा, उसने 10 रुपए ना देखा हो तो पॉजिटिव एनर्जी का तो संचार कहीं ना कहीं होगा। वो भी जो है इन वक्त पे कि भाई 1 महीने रह गया है चुनाव को, 1 महीने तक तो वो भूलेगी नहीं, क्योंकि 10,000 रुपए वो 1 महीने तक खर्च नहीं कर पाएगी। तो वो 10,000 रुपए का ही आनंद ले रही होती है, तभी बीच में चुनाव करा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी को टक्कर देना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि अभी हमारी मीटिंग और कमेटी बैठेगी तो हम निर्धारित करेंगे कि जैसे 2027 का चुनाव है और 2027 का चुनाव अगर ईवीएम से होता है तो बीजेपी सरकार को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं घोषणा कर दूं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? मैं विपक्ष हूं, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मैं घोषणा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रक्रिया जो है अप्लाई करे चुनाव आयोग, जिससे हमें ट्रस्ट हो, लेकिन वो प्रक्रिया अप्लाई नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस सबको रोड पे उतर जाना चाहिए और चुनाव आयोग को फूंक देना चाहिए और एक एक अधिकारी को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए।
कर पाएंगे? ये काम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं और कुल मिलाकर के घूम फिर के कटोरा लेकर वही बीजेपी की शरण में जाते हैं। जैसे मायावती ने अभी बताया है कि मायावती जी के ऊपर बड़ी बीजेपी की कृपा रही है, और जिस दिन देश की ये पार्टियां और जनता रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग क्या करता है, डीएम को आदेश दे देता है, डीएम उसी में जाकर के जो है रिटर्निंग ऑफिसर तय करता है। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब पूरे जिला लेवल का प्रशासन, और जिला लेवल का जो प्रशासन मतलब निर्वाचन मुखिया होता है वो वहां का डीएम होता है, और डीएम जो है यहां पे तड़ी पार का गुलाम होता है, और उसको ये नोटिस होती है कि मुझे जो है 4 सीटों में से 3 सीट चाहिए, 5 सीटों में से 4 सीट चाहिए, किसी भी कंडीशन में, नहीं तो तेरी नौकरी चली जाएगी। अब वो डीएम क्या करेगा, मजबूरी है, वो ईवीएम एक ही नंबर के 2 ईवीएम को लाएगा और एक को सिचुएशन के हिसाब से, अगर इलेक्शन में वोट ज्यादा पड़ गया, बीजेपी की जीत हो रही है तो एडजस्ट कर लिया, और अगर लग रहा है कि यहां पे हार गया तो जो स्ट्रांग रूम होता है वो स्ट्रांग रूम नहीं, चोरकटों का रूम होता है, और उस रूम में से जो है कैमरा उनके हाथ में होता है, चलाना उनको है, रखवाली उनको करनी है। कैंडिडेट के अंदर इतनी क्षमता नहीं है भाई कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव लगा के 24 घंटे वहां पर निगरानी करे। भाई तुम मालिक हो, मशीन कहां ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने एजेंटों को बोल दिया यहीं बैठो, कुछ और काम होने जा रहा है, तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, सारे एजेंट बाहर बैठे रहते हैं। अब वहां तो न लड़ाई कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी होती है चुनाव आयोग की, देश की मां बहन हो रही है, ईवीएम लूटा जा रहा है, यहां आचार संहिता लग करके चुनाव हो जाता है। भारत माता की जय बोलता है, हर साल 15 अगस्त मना रहे हो, हर साल 26 जनवरी मना रहे हो, देश आजाद है, देश आजाद है, सुप्रीम कोर्ट आराम से चल रहा है, हाई कोर्ट आराम से चल रहा है, इलेक्शन कमीशन आराम से चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 2027 में ये लोग फिर मुंह दौड़ाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जाकर के पर्चा भर देंगे। मैं बोलूंगा कि नहीं, पर्चा मत भरो, पहले ईवीएम को हटाना है, तो वो 2 कदम आगे चले जाएंगे पर्चा भरने, नहीं 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 मैं तो भरूंगा। उनकी बिटिया पहले पहुंच जाएंगी इलेक्शन में जो है फाइल करवाने के लिए। अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे, हमको मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनना था ना, अभी जब चुनाव आया, इलेक्शन का परिणाम आया, तो तेजस्वी यादव जो है वो बेहोश हो गए। काहे बेहोश हो जा रहे भाई, तुम्हारे बाप रहे हैं मुख्यमंत्री, तुम मुख्यमंत्री के बिना तड़प रहे हो क्या? अरे जनता की सेवा करो ना, ईमानदारी से लड़ो ना। जब तुम दोबारा दूसरा चुनाव आयोग बना लोगे तो तुम्हारी पार्टी नहीं खड़ी होगी। किसी की औकात है किसी नेता में जो पार्टी रजिस्टर करवाए हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलने की औकात है? औकात नहीं है। जैसे वो डीएम नहीं बोल पाता है, वैसे ये जो है विपक्ष के नेता नहीं बोल पाएंगे। और राहुल गांधी की तो मार वही है कि जैसे कोई लड़का होता है ना, पढ़ता रहता साल भर और रिजल्ट आता है 0, वही वाली कहानी है। कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कूद करके जो है परिणाम ये दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार। तो देश के सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि ईवीएम से चुनाव होगा तो सरकार बीजेपी की बनेगी। सीधे सीधे चुनाव आयोग को नोटिस भिजवाना जरूरी है, आगे से चुनाव नहीं होगा ईवीएम से। इसको सुन लो कान खोल के चुनाव आयोग। और अगर होगा तो जितने अधिकारी आएंगे यहां सब के सब मारे जाएंगे जूता और चप्पल से। ये नोटिफिकेशन चुनाव आयोग को भिजवानी जो है बहुत जरूरी है। और एक साथ विपक्ष को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है।
कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव होगा और भले ही महीने में एक विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन जो होगा वो लाइव पब्लिक के सामने, कहीं ले नहीं जाना है, वहीं पे पर्ची डालो, वहीं पर गिनो, तुरंत ऑन द स्पॉट। भले 5-5 सीटों पर चुनाव कराओ, महीने भर कराओ, 2 महीने में कराओ, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नोटिफिकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक हम कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होंगे। बाबा साहब अब बचाने नहीं आएंगे। बाबा साहब तो लोकतंत्र बना के चले गए, लड़ना तुमको ही पड़ेगा, ध्यान रखना। काले अंग्रेजों का राज हो चुका है, अभी तो लोकतंत्र को रक्षा कर रहे हैं। जहां चारों तरफ कब्जा किए ना, तो जितने SC ST OBC के लोग हैं, जितने समतावादी विचारधारा के लोग हैं ना, ये सब घर से निकाल के जूते पड़ेंगे इनके। ये मैं बता रहा हूं, भविष्य भारत देश का। इसलिए अंधभक्ति करना और नेता चुनना, जो है नेता चुनना सीख जाओ और अंधभक्ति करना बंद कर दो। हमारे ही मौर्य समाज के कुछ लोग अखिलेश यादव के दीवाने हैं, कुछ लोग मायावती के दीवाने हैं, और कुछ लोग किसी और के दीवाने, बीजेपी के दीवाने हैं। अब इनको मैं क्या बताऊं, बताओ मुझे। समझाने लग जाओगे, हमें ही ज्ञान देने लग जाएंगे। इनका स्वाभिमान मर गया है, हैं? कूड़े कचरे की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी बहन बेटियों को मारा जाता, पीटा जाता बीजेपी के ही शासनकाल में ना, और सपा के ही शासनकाल में, और मायावती के ही शासनकाल में। अभी तक इन्हीं तीनों की सरकार रही ना, RP मौर्य की तो सरकार नहीं रही ना, और उन्हीं में चिपके हो, हैं? केवल एक विधायक बन जाऊं, जैसे वो अभी लड़की बन गई, क्या नाम उसका, क्या नाम है उसका, मैथिली। वो जल्दी जल्दी विधायक तो बन गई, लेकिन आगे भविष्य उसका खतरे में है। ये मैं अभी लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसे दौड़ी थी संघमित्रा, चली गई सांसद बन गई, उसके बाद कटोरा लेकर खड़ी पड़ी हैं। क्या होगा आगे, क्या होगा बोल नहीं सकती हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब मुझे मेरे पत्तल में जो है 2 रोटी मिल जाएगी, मैं खा लूंगी पेट भर के, हैं? अरे शर्म करो यार, सोच को बदलो। पहले अपनी खा रहे हो, अपनी कमा रहे हो, तो बार बार बीजेपी में क्यों जा रहे हो, हैं? अपने बेटे को लड़ाओ, अपने बेटी को लड़ाओ, अपना वोट रखो, अपने पास रखो, हैं? हंसिया कुदाल तुम्हारे पास है। कोई बदमाशी करे, कोई तुम्हारा हक अधिकार छीन रहा है, मार रहा है, तो काट दो साले का गला। ये नहीं कर सकते हो। आजकल के उस जमाने में, और जो बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं ना क्रांति नहीं होगी, क्रांति होगी। उस जमाने में काले अंग्रेज, सॉरी गोरे अंग्रेज जो हुआ करते थे, ठीक है ना, उनका जो ड्रेस हुआ करता था, बड़े घमंडी थे, ठीक है ना, किसी को भी कहीं पर भी मार देते थे। और आजकल उनका जो ड्रेस है ना, वो हमारे यहां बाजा बजाने वाले लोग पहनते हैं। वही हाल होगा इनका भी। बताओ, पूरे देश में GST 18% है, लगाने के बाद बंदे ने क्या किया, इलेक्शन के पीरियड में GST को खत्म कर दिया, मीन्स 50% क्या और कम कर दिया। और करने के बाद महीने भर से प्रचार कर रहा है, रेडियो, टीवी, चैनल, सब जगह चल रहा है, बचत उत्सव, बचत उत्सव, बचत उत्सव। भाई जो 18% GST लगाया था काले अंग्रेजों ने, वो अंग्रेजों ने लगाया था क्या, या पाकिस्तान वालों ने लगाया था, या मुस्लिमों ने लगाया था? तुम्हारी मति मारी गई है, इसलिए तुम, और आदत पड़ गई है। एक्चुअली क्या है ना, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जी हजूरी करने की। जैसे जब धनानंद था सत्ता में, तो उस समय जब वहां पर और भी मंत्रीगण थे, तो जब उनका चोटी पकड़ करके उनको जो है अपमानित करता है, तो वो वहां खड़े होते हैं, तो देख रहे होते हैं। ओ जी हाँ, जी सर, जी सर, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया सर। तो जी हजूरी किया करते थे। ऐसे जी हजूरी करने वाले आज भी हैं। इतिहास गवाह है, जब जब
कहीं पर कुछ आफत आई है तो वहां पे जयचंदों ने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। तो सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो विशेष तौर से मैं मौर्य समाज को देना चाहूंगा। उसकी मुझे चिंता रहती है कि इनका भविष्य क्या होगा आगे चल करके। इनकी सोच ये है कि नहीं, किसी को मत बोलो, अपना काम करो। अरे किसी क्यों ना बोले भाई, बीजेपी को स्वामी ने खड़ा किया ना, केशव प्रसाद मौर्य खड़ा किए ना, संघमित्रा ने खड़ा किया ना, हैं? वही आज वोट चोरी कर रहा है, वोट लेकर के भाग रहा है, तुम्हारा हक अधिकार मांग रहा, छीन रहा है। बोलेंगे नहीं? हैं? मतलब तुम हमारी बिरादरी की हो तो हमारे मुंह में तुम जो है टॉयलेट और पेशाब करोगे, तुम्हारी जो मर्जी करोगे, हैं? मैं बोलूंगा नहीं। मौर्य समाज के लोगों, नेता चुनना जो है ना और बनाना वो सीख लो, नहीं तो सदियों तक जूते पड़ते रहेंगे, बता रहा हूं मैं आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य कूद रहे थे भी, बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, फला कर देंगे, वो कर देंगे। काम खड़े लिए, कुछ किए? सरकार किसकी बना के आए? बीजेपी की। मैंने पहले ही बोला था ये मौर्य समाज के लिए नहीं लड़ रहा है बंदा, ये बीजेपी के लिए लड़ रहा है। वही हुआ, वही अभी 27 में भी जो है कूद कुदैया कर करके अच्छी भूमिका निभाएगा, लेकिन तुमको नहीं समझ में आएगा। उसका कारण है ना, कारण यह है कि मैं मंत्री का बेटा नहीं हूं। मेरे पिताजी जो है एक साधारण किसान है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगर मेरे पिताजी मुख्यमंत्री होते ना तो मेरा जूता साफ करने के लिए हर मौर्य तैयार होता, क्योंकि ये सोच है तुम्हारी, ये सोच है, सोच। क्योंकि ये गरीब इंसान को, गरीब बेटे को कभी आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तुम ये देखते हो किसके यहां रोकड़ा मिलेगा, कौन मेरे गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवा सकता है, कौन जो है मेरे को जो है जरूरत पर पैसे दे सकता है नगद। तुमको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, तुमको हक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, तुमको दलाली करनी है। ये कहानी है हमारे मौर्य समाज की, और बनेंगे सम्राट अशोक के वंशज। अब कुछ लोग हैं कि जो दिन भर सोशल मीडिया पे अपना लगे रहते हैं, कोई रील बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो रील बना रहा है तो उसका कोई आधार होता है ना, हैं? एक वो लड़का, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, क्या नाम, लक्ष्मण यादव, प्रवचन दे रहे हो दिन रात, न जाने कितने फॉलोवर हैं। अरे जिसका कोई आधार नहीं उसके फॉलोवर भी खूब बढ़ते हैं, जिसका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हैं? अखिलेश यादव का समर्थन करता है। अब अहिर हो तो अहिर का समर्थन करोगे ही, ठीक है, अच्छी बात है। अखिलेश यादव अपना बेटी के अलावा किसी और को चाहे हैं आज तक? तुमको अखिलेश यादव की पार्टी में भागीदारी मिली? काहे का डॉक्टर है तू भाई, काहे का डॉक्टर है मुझे बताना। तू खोद के ब्राह्मणों ने ये किया, अरे ब्राह्मणों ने ये किया वो किया, ठीक है, तो सोल्यूशन तो बता ना, उसका समाधान क्या है? समाधान तो तेरे पास है नहीं। डॉक्टर बना प्रोफेसर घूमे रहा है। खाली टाइम पास कर रहा है, तो टाइम पास कर रहा है तो बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो किसकी आएगी, हैं? चुनाव लड़ना है, वोट लेना है, अपना वोट सुरक्षित करना, तलवार लेकर के निकलो, सब सुरक्षित हो जाएगा। अरे भाई तुम जो है ना कीड़े मकोड़े की तरह इस देश के अंदर जिंदा रहोगे, उससे अच्छा है कि भगत सिंह बन जाओ ना, क्या दिक्कत है, हैं? जिस मां के जो है 5 बेटे हैं, एक बेटा अगर कुर्बान हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। बहुत सारे इतिहास गवाह हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो है क्रांति करने में अपनी आहुति दे दी, उनकी पूजा करते हो आप, लेकिन भगत सिंह हमारे घर के अंदर पैदा ना होने पाए, हैं? आज बीजेपी सरकार फिर बन गई, 5 साल चलेगा, 27 में तैयारी है इनकी, उत्तर प्रदेश वालों की। अपनी पार्टी चुनो, बताओ आरपी मौर्य इस पार्टी में आओ, ये बीजेपी से लड़ेगी।
अखिलेश यादव की औकात नहीं है कि बीजेपी को हरा दे, बता रहा हूं मैं आपको, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। मायावती को तो आप जान ही रहे हो, बचा कौन है? एक ही रास्ता है, बीजेपी को वोट दे दो, खत्म, इलेक्शन करने कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो मोर्चा संभालो, बीआरपी आपको टिकट देने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। और ये बात सत्य बता रहा हूं, मोर्चे में अगर बीआरपी शामिल हो गई ऐसी की तैसी, जो होगा वो न्याय होगा, टाइम पास वाला काम नहीं होगा, कुछ भी होगा न्याय होगा, इतना समझ लो आप। ये टाइम पास वाली राजनीति करने के लिए ना पार्टी बनाई है और ना मेरा जन्म हुआ है। आर पार की बात होगी और हिसाब बराबर का होगा, ठीक है ना? क्योंकि देश में जितना अधिकार तुम्हारा है ना, उससे कहीं ज्यादा अधिकार हमारा है। और इस विरासत को बचाने के लिए फौज भी खड़ी करनी पड़े ना, तो आरपी मौर्य पीछे नहीं रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन हारे तो हम तुमसे हैं, समस्या यहां पर है, ये जो दलाल सोच पैदा कर दी है इन नेताओं ने, हम उससे हारे हैं, हम उससे परेशान हैं, हम समाज की जाहिली से परेशान हैं। कहते नहीं, जो है केशव प्रसाद मौर्य भी सही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सही हैं, आरपी मौर्य भी सही हैं। कैसे सही है? कैसे सही है भाई? तुम्हारा वोट 1/3 हो रहा है, तुम सरकार बनाओगे तो तुम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कौन बेस्ट है। और मैं पूछना चाहता हूं, आज हम लोग आए हैं ना पार्टी लेकर के, आज समझा रहा हूं, आज के 10 साल पहले आरपी मौर्य का नामो निशान नहीं था, ठीक है, मैं राजनीति में नहीं था, तब स्वामी को कहे नहीं प्रधानमंत्री बना लिए, केशव को कहे नहीं प्रधानमंत्री बना लिए, बाबू सिंह कुशवाहा को कहे नहीं प्रधानमंत्री बना लिए, किसी ने रोका था? लेकिन नहीं, तुम हिजड़े हो, हिजड़ी बता रहा हूं मैं आपको, किसी काम के नहीं हो, आधे बीजेपी में, आधे स्वामी में, आधे सपा में, आधे बसपा में, मतलब जहां तेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए वहीं मुंह मार लेगा। ये मौर्य समाज है, इसका क्या भला होगा? ऐसी स्थिति जितनी जल्दी सुधार कर लोगे उतना बढ़िया है, और तुम्हारा भला तो हो जाएगा, इस देश का भी भला हो जाएगा। उन्हें तो हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, अंतिम सांस तक प्रयास करते रहेंगे। और ये कभी नहीं कह पाओगे कि आरपी मौर्य ने समाज के साथ गद्दारी करी, इस बात की गारंटी हमारी है, लिख लो। और अपने ट्रैक से भटका और कहीं जाकर के दलाली करी, ये कभी आप सुनने को नहीं पाओगे। लेकिन पछताओगे तब जब 20 साल बीत जाएगा ना, तो बोलेंगे अरे यार साथ दिया होता तो अब तक ये होता। लेकिन अभी तुम लफंडरगिरी में लगे हो ना स्वामी और बाबू सिंह फलाने ढेमके के साथ, तो लगो, देखते हैं कितना भला करते हैं वो लोग। अखिलेश यादव को देख लिए, तेजस्वी यादव को देख लिए, इनका भी देखेंगे, दलालों की सरकार कब बनेगी। तो साथियों, कुल मिलाकर के यह देश जो है पूरी तरह जो है वो हाईजैक हो चुका है आरएसएस और बीजेपी के हाथों में। अब ये मान के चलिए कि बकर बकर करने का टाइम नहीं है, काम करने का समय है। और इंटरनली जितने संगठन हैं, जितने पार्टी वाले हैं, वे सबको मिल करके, एकजुट होकर के, बिना किसी स्पर्धा के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, सबसे पहले बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए काम करने की जरूरत है। और इसमें जनता का विशेष योगदान जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी आपको 10,000, 5,000, 5 किलो राशन दे करके आप ये समझिए कि आपकी किडनी बेच रही है। सामने से तो इंजेक्शन लगा रही है, ट्रीटमेंट कर रही है, आपको लगेगा कि हाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। जहां कुछ नहीं मिलता था वहां 5 किलो राशन मिल रहा है। 10,000 रुपए अगर किसी को अचानक मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो सोचेगा कि हाँ यार चलो, मेरे बेटे को दवा चाहिए थी, ये चाहिए थी, वो चाहिए थी, कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। लेकिन आप ये समझिए कि आपको 10,000 रुपए दे करके 10 लाख की किडनी निकाल करके वो बेचने का काम कर रहे हैं, जो आपको दिखाई नहीं देगा। और दिखाई देगा तब तक 10 साल बीत चुके होंगे, फिर अब पछताई होत क्या और चिड़िया चुग गई खेत।
तो जितनी जल्दी हो जाए वो बीजेपी को उखाड़ के इस देश से, अपने पास पड़ोस से फेंकना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। और विपक्ष, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, भले ही सरकार बनाए, मुख्यमंत्री रहे, मुझे पता है, लेकिन अभी वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि युद्ध कैसे होता है। ठीक है ना? इसलिए जो है नेतृत्व बदलिए, और नेतृत्व में राहुल गांधी को ये देश स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जो है वो मोदी को हटाने में काबिल नहीं है। अब मैं डायरेक्टली कहूं कि मोदी को ही जो है रोके रहने के लिए जो है राहुल गांधी को वहां पे लगाया गया है कि एक बुद्धू तो एक बुद्धिमान। ठीक है? और देश को चाहिए मौर्यों का नेतृत्व। मैं आपको बता रहा हूं स्पष्ट, मौर्यों का नेतृत्व चाहिए, विशेष तौर से बीआरपी का। कोई और पार्टी अगर जो है पूर्ण भागीदारी दे करके नेतृत्व कर रही है तो उसका स्वागत है, हम उसके साथ हैं। लेकिन जिस पार्टी में भागीदारी नहीं है वो मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है, आप ये समझिए, तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं। हमारे देश में कोई पार्टी है ही नहीं है जिसमें भागीदारी आपको मिली हो। भागीदारी सिर्फ बीआरपी में मिली हुई है, इसलिए बीआरपी ही सब कुछ है। इसलिए लगो समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फटाफट जुड़िए, 27 की तैयारी करिए। पार्टी आपकी है, चुनाव आपको लड़ना है, लाठी डंडा आपको चलाना है, हमको क्या करना है? हमको जहां बुलाओगे वहीं पे आ जाएंगे। तो बनाओ अपनी सरकार और भगाओ बीजेपी को यहां से, खदेड़ो यहां से। आप जगह जगह मोर्चा संभाल लेते हैं ना, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि 27 में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए, और बाकी फिर समय बताएगा। और लगातार हम लाइव आपसे मिलते रहेंगे। काफी टाइम हो चुका है, अब लोगों को भी खाने पीने की लेट हो रही होगी, और आज की जो बात मैं यहीं पर विराम देता हूं। मुझे ज्यादा जो है पॉलिटिकल विश्लेषण करने की आदत नहीं है, ना मैं करता हूं, ना मैं पत्रकार हूं, लेकिन ये मुझे पता है कि बिहार में बीजेपी जीत गई है, और कैसे जीत गई है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आज के कुछ दिन पहले मैंने घोषणा करी थी कि बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ठीक है ना? और वो चीज आपके सामने आ गया। 27 में अगर ईवीएम नहीं रुका, क्योंकि मैं फर्जी भविष्यवाणी कर दूं कि बीआरपी की सरकार आएगी, तो वो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं, जैसे कुछ बच्चे हैं, तो बच्चे मेरे पास आया, उसने मेरा पैर छुआ या आशीर्वाद लेना चाहा, तो मैं बोल दूं जाओ बेटा तुम टॉप कर जाओगे। या मेरा कोई स्टूडेंट हो तो मैं उसको बोल दूं कि नहीं ये विधानसभा तुम जीत जाओगे, या एग्जाम ये पास कर जाओगे। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बोल दूं तुम जीत जाओगे, वो कल से बैठ गया तो कैसे जीत जाएगा? उसने पेपर के दौरान पढ़ाई नहीं करी तो कैसे जीत जाएगा? ठीक है ना? इसलिए कंक्लूजन और रिजल्ट जो है आपके कर्मों पर निर्धारित होता है। ठीक है ना? किसी देवी देवता के चमत्कार पर निर्धारित नहीं होता है। इसीलिए जगह जगह लठ लेकर के खड़े हो जाओ, तो मैं बता रहा हूं कि बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ना छोड़ देगी। और जिस दिन आपने ये ठान लिया कि जो है चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, हम क्रांति करने नहीं जाएंगे, हमारे यहां बैलेट बॉक्स ही रहेगा, वो भी सार्वजनिक रूप से सरपंच के रूप में बैठा करके आमने सामने होगा, बकवासबाजी नहीं। जैसा जनता कहेगी, जैसा जो है जनता का नेतृत्व कहेगा वैसा होगा, विपक्ष कहेगा वैसा होगा चुनाव। सत्ता वालों के हिसाब से चुनाव नहीं होगा। इसके लिए तुम लोग अपने अपने घर में लाठी लेकर के, डंडा लेकर के तैयार खड़े हो जाओ अगर, तो मैं बता रहा हूं कि भारत को न्याय मिल जाएगा। ठीक है ना? और बीजेपी का सूफड़ा साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझ जाइए कि ये देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया है आधा, अभी आपको लग नहीं रहा। जैसे कैंसर होता है कि वो अंतिम क्षण में पता चलता है, ठीक वैसे ही ये जो बीजेपी नामक बीमारी है इस देश के अंदर, कि जब तुम्हारी मौत का अंतिम क्षण होगा तब पता चलेगा कि इसका मुख्य कारण जो है वो बीजेपी ही है, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपकी मौत निश्चित है। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ, और दलालों को पहचानो। दलाल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं बीजेपी को अस्थायित्व देने के लिए। दलालों की लिस्ट मैं आपको बता दूं,
आप जानते होंगे। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और न जाने कौन कौन स्टेट में सब दलालों की भरमार है, लेकिन काम बीजेपी का होता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी साथियों ने लगातार जो है बने रहे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। रही बात कड़ी बाणी की, तो कड़ी बाणी तो बोलनी पड़ेगी भाई, वो चमचागिरी वाली बात हमारे को समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए एकदम साफ सुथरा बोलता हूं। सम्राट अशोक का वंशज हूं और बीआरपी एक ऐसी पार्टी का संचालन कर रहा हूं जो आरपी मौर्य के बेटा बेटी के लिए नहीं जन्म आई है, वो तुम्हारी बेटा बेटी के लिए काम कर रही है। अब तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, कि तुम्हारा 1 रुपया और 1 मिनट कहां जा रहा है, वो तुम्हारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात सत्य है। न भगवान बुद्ध बचाने आएंगे, न सम्राट अशोक, और न किसी का श्री रामचंद्र, न किसी के जो है रावण, न किसी के जो है हनुमान जी, और न किसी के श्री कृष्ण। ठीक है, कर्म ही पूजा है, इसलिए सुधर जाओ, समझ जाओ, क्योंकि जिस देश की जनता जैसी होती है वैसा ही राजा बनता है, वैसा ही शासक होता है। अगर तुम बुद्धिमान जो है हो जाओगे तो सम्राट अशोक जैसा प्रधानमंत्री बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम लापरवाह हो, बेखबर हो और तमाम सारी चीजें हैं, अंधभक्ति में लीन रहते हो, चमत्कार पे विश्वास करते हो, इसलिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज देश में विराजमान है और झूठ पे झूठ बोल करके षड्यंत्र के तहत आपका भविष्य लगातार चौपट करता जा रहा है, और ये होता रहेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप सुधार करेंगे।